नमस्कार। मैं समर भूमि रोहित शर्मा। छत्तीसगढ़ में खून का होली खेला जा रहा है। आदिवासियों के जल जंगल जमीन के साथ साथ उनके अस्मत को लूटने की जो कवायद चल रही थी, उसमें आज एक और वृद्धि हुई है। ये हैं सुधाकर राव। ये भाकपा माओवादी के केंद्रीय कमेटी सदस्य थे और इनका असली नाम था तेंतु लक्ष्मी नरसिंह चलम। बीजापुर में एक मुठभेड़ में मारे गए, ऐसा दावा पुलिस का है। लेकिन लोगों का दावा यह भी है कि इनको पकड़कर निहत्थे मारा गया है। इसे फर्जी मुठभेड़ कहते हैं, फेक इनकाउंटर कहते हैं। ये भारत सरकार का एक बहु बहु उपयोगी तंत्र है। फर्जी मुठभेड़ मुठभेड़ के नाम पर किसी को भी मार डालना एक आम कवायद चल रही है। ये भारत सरकार, खासकर मोदी सरकार के एक लोकप्रिय नुस्खा है। ये जो शहादत हुई है, ये नमस्कार। मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। छत्तीसगढ़ में लगातार उन लोगों की हत्याएं हो रही है जो अपने जल जंगल जमीन, अपने महिला, अपने अस्मत की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। भारत सरकार इनको खत्म करने के लिए एक डेडलाइन भी दिया हुआ है। वो डेडलाइन क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है। महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि सीपीआई माओवादी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय कमेटी सदस्य और सीआरबी, सेंट्रल रीजनल ब्यूरो के प्रभारी को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया। बीजापुर में एक फर्जी मुठभेड़ में इनकी शहादत हुई है, इनकी मौत हुई है, इनकी हत्या की गई है। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में जो माओवादियों का बेस एरिया था, खास करके आदिवासियों के आंदोलन का जो मूल स्थान था, ये एक बड़ा स्तंभ थे और उस स्तंभ में ये शहीद हुए हैं। हम थोड़ा इतिहास की ओर जाते हैं। आदिवासी सदैव से अपने हक अधिकार के लिए, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लड़ते रहे हैं। अंग्रेजी शासनकाल के दरमियान भी ये लड़ते रहे हैं। ये बहुत ही स्वाभिमानी लोग होते हैं। लेकिन जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन सभी की परिणति कुछ समय के बाद समाप्ति की ओर ही रहा है। मसलन आप बिरसा मुंडा की बात कर लीजिए, या आप तिलका मांझी की बात कर लीजिए, या फिर आप सिद्धो कान्हू की बात कर लीजिए। तमाम आंदोलन हुए हैं, तमाम विद्रोह आदिवासियों ने अपने हक अधिकार के लिए किया है। लेकिन तमाम आंदोलन को बहुत जल्द ही, कुछ ही सालों में कुचल दिया गया है। इनको कुचलने में जो मुख्य भूमिका अदा किया है, वह तत्व जो गद्दार बन गए। भले ही वो आदिवासी के थे, लेकिन गद्दार हो गए और इन लोगों ने उन तमाम लोगों को मारने में, खत्म कर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। बिरसा मुंडा की बात कर लीजिए, उन्हें भी एक गद्दार ने सूचना देकर पकड़वाया था। तिलका मांझी के साथ भी यही हुआ, सिद्धू कान्हू के साथ भी यही हुआ, चांद भैरव के साथ भी यही हुआ। तमाम आंदोलन का एक ही परिणति है, गद्दारों के हाथों वीरगति प्राप्त होना। मौत ही उनका अंतिम रास्ता बना है। लेकिन नक्सलवादी आंदोलन के गर्भ से निकला हुआ यह सीपीआई माओवादी जब से छत्तीसगढ़ में आए हैं, 4 दशक हो गए हैं, 40 साल से अधिक हो गए हैं और ये लोग यहाँ पर लगातार लड़ रहे हैं। इन 40 सालों में हजारों आदिवासियों ने अपनी जान दिया है, लेकिन चंद गद्दारों ने इन लोगों का जान भी ले लिया। आज माओवादियों के जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, बासव राज का शहादत होना, या फिर अभी मारे जाना, या फिर चलपति का मौत हो जाना, इन तमाम मौतों में एक चीज़ जो कॉमन दिखता है, वह दिखता है गद्दारी। कहा जाता है जब तक विभीषण नहीं होगा, रावण नहीं मारा जाएगा। यहाँ विभीषण हैं। विभीषण किस तरह से काम कर रहे हैं, यह भी चौंकाने वाली बात है। जिन आदिवासियों के घर को पुलिस तोड़ रही थी, जिन आदिवासियों के बहू बेटियों को पुलिस उठा के ले जा रही थी, आज जब उनको बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, तो अब उसी आदिवासियों में से ऐसे तत्व निकल के सामने आ रहे हैं जो कि इन
क्रांतिकारियों के लिए, इन माओवादियों के लिए, इन लड़ाकू ताकतों के लिए खतरा बन गए हैं, नासूर बन गए हैं। पता नहीं इनको जो लालच दिया गया है, हर माओवादियों के सिर पे ऊपर जो एक इनाम की राशि रखी गई है लाखों में, करोड़ों में, वह इन लोगों को मिलेगा कभी या नहीं मिलेगा, ये तो बात की बात है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा था कि जितनी भी लोगों की लाशें मिलेगी मारे जाएंगे माओवादियों के, उन तमाम पर जो इनाम राशि तय है वह डीआरजी और बस्तर फाइटर्स और पुलिस अधिकारियों में बांट दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कब बांटा जाएगा? जवाब इसका है 31 मार्च 2026 के बाद बांटा जाएगा। मुझे डर है जब 31 मार्च 2026 को तिथि आएगा, तब तक हजारों माओवादियों को जिस तरह से मारने की बात चल रही है, आदिवासियों को खत्म करने की बात चल रही है और उनके ऊपर इनाम रखने की बात चल रही है, मुझे डर है कि कहीं वह धनराशि भारत के जीडीपी की आधी न हो जाए, लाखों करोड़ रुपया तक न पहुंच जाए। और अगर ऐसा होता है तो मुझे नहीं पता ये जो बस्तर फाइटर्स के लोग या डीआरजी के लोग जो अपने ही नेताओं को, जिसके साथ कभी वो रहे थे, जिनके हर सुख दुख में साथ निभाए थे और आज गद्दार बन गए हैं, पता नहीं ये धनराशि उन लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह भी एक बड़ा सवाल है। आज बेशक ये लोग को, डीआरजी वालों को या बस्तर फाइटर वालों को या सरेंडर्ड माओवादियों को बड़े बड़े लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं, बड़े बड़े लुभावने पैसे दिए जा रहे हैं, लालच दिया जा रहा है। कल को इन्हें जब मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये एक तथ्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो जिन क्षेत्रों में आज माओवादी नहीं है, उन क्षेत्रों में आज हर घर सोने का होता, हर व्यक्ति सुखी होता, हर व्यक्ति शिक्षित होता, महिलाएं सुरक्षित रहती, पुरुष अपने काम पर जाते, काम से लौट के अपने घर आते, अपने बाल बच्चों के साथ रहते। लेकिन जिन क्षेत्रों में माओवादी नहीं है, उन क्षेत्रों की हकीकत यह है कि यहाँ महिलाओं के खिलाफ हिंसा सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर बेरोजगारी सबसे बढ़ा हुआ है, लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास खाने के 2 जून की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर उन लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जो लोग लड़ नहीं सकते हैं, जो लोग बोल नहीं सकते हैं, जो लोग अपनी अपनी किसी तरह से भी कोई जुगाड़ नहीं उठा सकते हैं, जो भ्रष्ट नहीं हैं, वे तमाम लोग आज दुःख है, रो रहे हैं, पीड़ित हैं। आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा क्या हो गया कि माओवादी खत्म हो जाएगा तो वहाँ सोने का वर्षा होने लगेगा? मैं नहीं जानता। जब ये माओवादी खत्म हो जाएंगे, जब ये माओवादी वहाँ से पीछे लौट जाएंगे, जिस तरह से कि लगातार आदिवासी विद्रोह करते रहे हैं, सिद्धू कान्हू हों, बिरसा मुंडा हों या तिलका मांझी हों, ये तमाम लोग के न रहने के बाद क्या आदिवासी का जीवन सुधर गया? यह सवाल उन गद्दारों से ज़रूर पूछना चाहिए जो उन्होंने कि बिरसा मुंडा को पकड़ाया था, जिन्होंने तिलका मांझी को पकड़वाया था, जिसने सिद्धू कान्हू को पकड़वाया था। ये तमाम लोग जो गद्दार रहे हैं, उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि भाई आपने उनको मरवा करके क्या हासिल कर लिया? आज एक बार फिर वही दौर चल रहा है छत्तीसगढ़ के आदिवासी के इलाकों में, खास करके उन लोगों के लिए जो लड़ रहे हैं, उनके नेता मारे जा रहे हैं। या और इस तरह से चीज़ चल रही है अगर है, तो ये ज़रूर सोचने की वाली बात है उन गद्दारों के लिए, उन डीआरजी वालों के लिए, उन बस्तर फाइटर्स वालों के लिए कि अगर आप, क्या गारंटी है कि आपको आज जो पैसे देने का लालच दिया जा रहा है, कल को माओवादी खत्म हो जाएंगे तो आपके घर सोने का वर्षा होने लगेगा? क्या गारंटी है कि आपकी महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? क्या गारंटी है कि आपके घर आलीशान हो जाएगा? चंद लोगों को भले ही मिल जाए, लेकिन विशाल जनसमूह जो वहाँ पर है, उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे आज जिस क्षेत्रों में माओवादी नहीं है, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बल्कि स्थिति दयनीय होती चली गई है। उसी तरीके से अगर ये माओवादी खत्म हो गए तो कल के डेट में आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला है। वो धनराशि जो लाखों करोड़ों हो सकता है, वह भी आपको नहीं मिलेगा, इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि जिस हिसाब से लोगों की हत्याएं हो रही है, आदिवासियों की हत्याएं हो रही है, मुझे लगता है 31 मार्च 26 आते आते यह इनाम की राशि लाखों करोड़ पहुंच जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप समझ लीजिए
कि मोदी सरकार अपने वादे पर कितनी कायम रहती है। अमित शाह अपने वादे पर कितने टिकते हैं, ये कौन नहीं जानता। और ऐसा ही यहाँ स्थिति अगर, तो वह दिन दूर नहीं जब आदिवासी फिर से दुर्दिन में चले जाएंगे, उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। मैं बात कर रहा था सुधाकर राव की, क्या नाम है इनका, अभी जो सुधाकर मारे गए हैं, इनके बहुत सारे नाम हैं, गौतम, आनंद, चंती बालकृष्ण रामराजू और समन्ना। असली नाम मैंने बताया तेंतु लक्ष्मी नरसिंह चलम बीजापुर में मारे गए। ये इस तरीके से माओवादियों के प्रमुख नेता थे। सीआरबी, जैसा मैंने बताया आपको, सीआरबी एक बहुत बड़ा पद होता है। और ये बात एक अलग चीज़ है कि माओवादियों के संगठन का गठन इस तरह से किया जाता है जिसमें किसी नेता के मारे जाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नुकसान उसे ज़रूर होता है, लेकिन वह ढांचा फिर से पुनर्निर्मित हो जाता है, क्योंकि जो कारण से माओवाद पैदा हुआ है वो कारण खत्म नहीं हुए हैं। जिस कारण से माओवाद को खाद पानी सदैव मिलता रहा है, आज जिस तरह से माओवादियों को एक एक करके मारा जा रहा है, और उसमें डीआरजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि वो पहले से ही माओवादियों के साथ में रहते रहे हैं, इसलिए उन्हें हर गतिविधि के बारे में पता है, जाने आने के रास्ते के बारे में पता है, रहने के बारे में पता है, रहने के तरीके के बारे में पता है, किस तरीके से वो अपना निगरानी करते हैं इसके बारे में पता है। तो ज़्यादा मजबूती से वो लड़ रहे हैं, लड़ पा रहे हैं। लेकिन यह ढांचा इस तरह से बनाया गया है कि अगर किसी नेता की आदत भी होती है तो भी पार्टी खत्म नहीं होगी। लेकिन दुख जरूर होता है इस बात को लेकर के कि आज आदिवासी ये डीआरजी उन्हीं लोगों को खा रहे हैं, उन्हीं लोगों को मार रहे हैं जो उनके लिए ही लड़ रहे हैं। ये लड़ाई है बुरे अच्छों के बीच, ये लड़ाई है हत्यारे और रक्षकों के बीच, ये लड़ाई है लुटेरों और बचाने वालों के बीच, ये लड़ाई है देश के उन डाकुओं, उन शैतानों के खिलाफ जो कि अंबानी अडानी जैसे लोगों के लिए काम कर रही है। और ये लड़ाई है उनके बीच जो कि लोगों को बचाने की बात कर रहे हैं, जंगल ज़मीन के बचाने की बात कर रहे हैं, औरतों की हिफाजत की बात कर रहे हैं। यही कारण है कि माओवादियों के बीच 70% से भी अधिक महिलाएं काम करती है, महिलाएं रहती है। एक चीज़ समझना चाहिए हम लोगों को कि माओवादी नहीं लड़ते हैं, जैसा कि एक आत्मसमर्पित माओवादी ने अपने बयान में कहा था कि माओवादी नहीं लड़ते हैं, लड़ते हैं यहाँ के लोग, जनता लड़ती है। वे लोग लड़ते हैं जिनकी बेटियों को उठाकर पुलिस ले जाते हैं, वे लोग लड़ते हैं जिनके पिता को पुलिस थाने में पीट पीट कर मार डालती है, वे लोग लड़ते हैं जिनके बेटे को पुलिस गोली सुला देती है, वे लोग लड़ते हैं जिनके बरसों से बने बनाए घरों को उजाड़ कर पुलिस अंबानी अडानी सेठों के हवाले कर रही है। ऐसे लोग, ऐसे कारण जब तक मौजूद रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता सुधाकर मरे, बसवराज मरे, हर दिन हर किसी को मरना होता है। 70 साल में मरे, 100 साल में मरे, अजर अमर कोई नहीं है। लेकिन कौन क्या करता है यह इतिहास में दर्ज होता है, गद्दारों का इतिहास भी दर्ज होगा, और उन लोगों का इतिहास भी दर्ज होगा जो लड़े हैं अपनों के लिए, जो लड़े हैं अपने बच्चों के लिए, जो लड़े हैं अपने घरों के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, जंगल के लिए, जल के लिए। नमस्कार। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इस अन्याय के खिलाफ जो जंग चल रहा है उसको महसूस कीजिए। नमस्कार। सबरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।